हेलो फ्रेंड्स, ये एटॉमिक फिजिक्स का 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में हम इस लेक्चर में सीखेंगे और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि बोर ने ये कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या बनाया। ये एक्चुअली में ब्रिज है क्वांटम फिजिक्स को जो क्लासिकल फिजिक्स से कनेक्ट करता है। ठीक है, बोर ने इसका आइडिया कहाँ से लिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब एटम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई और रदरफोर्ड क्लासिकली एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। न्यूक्लियर मॉडल उनका एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड था, एकदम सही रिजल्ट दे रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से एटम में अरेंज होते हैं, उस चीज के बारे में क्लासिकली रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, स्टेशनरी स्टेट में नहीं है, ये तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन क्लासिकली अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके डिक्रीज होती चली जाती है और यही कंडीशन रहेगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे रदरफोर्ड। बोर ने इस चीज को देखा और सजेस्ट किया कि एटम के स्ट्रक्चर को क्लासिकल फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ डिफरेंट अप्रोच लगानी पड़ेगी। तब तक क्वांटम फिजिक्स भी डेवलप होनी शुरू हो गई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डेवलप हो गया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन कर दिया था क्वांटम फिजिक्स से, और ये पता चल चुका था कि जो लाइट होती है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्वांटाइज होता है और उनमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनको फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन दे दी थी। दैट मीन्स कि क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट नॉलेज में आ चुका था। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स से डिफरेंट थी। क्लासिकली जो रेडिएशन था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और क्वांटम मैकेनिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज एनर्जी पैकेट, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट यानी फोटॉन्स, पार्टिकल के नजरिए से देखा जा रहा था। तो यही चीज उसे रिलेटेड बोर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। और बोर ने एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन रेडिएटिव स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और डिस्क्रीट एनर्जी के ऑर्बिट हैं ये। तो यहाँ पे इन्होंने क्वांटम फिजिक्स को यूज किया। ओके, लेकिन एक्चुअली में उस समय क्लासिकल फिजिक्स के इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे कि क्वांटम फिजिक्स को एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे उन्हें सपोर्ट किया डी ब्रोगली ने, जिन्होंने मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है और माइक्रो वर्ल्ड में मैटर वेव की तरह बिहेव करता है। तो इस चीज को कॉन्सेप्ट भी लेके बोर को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला अपने इस एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि बोर ने किस तरह से क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स को कनेक्ट किया और किस लिमिट में क्वांटम फिजिक्स के रिजल्ट क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट के इक्वल निकल के आते हैं। ये तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चाहे चीजें अलग बिहेव करें, लेकिन उनका जो एवरेज बिहेवियर है वो आता तो मैक्रोस्कोपिक सेम ही है जो कि हम क्लासिकल फिजिक्स से स्टडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में ये दोनों कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम मैथमेटिकली ये प्रूव करेंगे कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को। देखिए, अगर आप कंसीडर करके चल रहे हैं कि कोई भी चार्ज, क्लासिकली कंसीडर कर रहे हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है, तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी एफ कितनी होनी चाहिए। मान लिया पार्टिकल है न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके अबाउट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे भी आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्लासिकली अगर ऐसा एक्सप्लेन करें तो इसकी जो घूमते हुए इसको रेडिएट करनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। अभी एक चीज और ध्यान रखना, ये क्लासिकल है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और हम ये दिखाएंगे क्लासिकल रिजल्ट और क्वांटम रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। क्वांटम रिजल्ट क्या था कि न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं और रेडिएशन कब निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, ऐसे एमिशन के थ्रू निकलेगा। ये तो बोर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो कि रदरफोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे थे एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम ये लेके चल रहे हैं और इसका रिजल्ट देख रहे हैं और इसका रिजल्ट देखेंगे, इन दोनों की कनेक्टिविटी देखेंगे और ये कनेक्टिविटी ही कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है। ओके, तो अभी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2v/2πr।
अगर ये r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए। ये चीज तो पता है कैसे आती है, आपको पता है t इज इक्वल टू 2πr/v होता है टाइम पीरियड, और आपको ये भी पता है t इज इक्वल टू 1/n होता है फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी n मतलब फ्रीक्वेंसी, ऐसे कर सकते हैं। दैट मीन्स f इज इक्वल टू v/2πr। अब हमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट लेना है कि रिवॉल्व करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इसके इक्वल होगा। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, v की वैल्यू, ये r² होता है, दिस इज इक्वल टू e/4πε0 ऑफ r। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन r रेडियस ऑर्बिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट लेना है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि डी ब्रॉगली ने पार्ट में ये बताया था कि मैटर के साथ वेव एसोसिएट रहती है, ये तो हमने निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। उनके अकॉर्डिंग 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर r रेडियस की ऑर्बिट अगर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो होना चाहिए, उसके साथ मैटर वेव एसोसिएट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है उसके साथ वेव एसोसिएट है, उस वेव की जो वेवलेंथ है वो इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट। इसकी जो सर्कमफेरेंस है इसमें इंटीजर मल्टीपल में होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे वो ऐसे रिवॉल्व करे। अब ये देखिए मैं बड़ी ऑर्बिट ले रही हूँ तो ये टोटल मिलके ऐसे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम मेजर कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ हैं, यहाँ से 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4, तो इंटीजर नंबर में ही वेवलेंथ निकलेगी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। तो यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू अगर निकालें तो 2πr/n के इक्वल निकलेगी। हमें मेनली क्या करना है, हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखनी है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट लिया, देखिए अब इसमें ये देखिए आप कि डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू है वो h/p के इक्वल होती है, यानी कि जो मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ पार्टिकल के मोमेंटम से इस तरह से रिलेटेड रहती है। तो ये आपका mv के इक्वल है, और क्लासिकली जो वेलोसिटी है वो अभी हमने निकाल ही लिया कितनी है, तो वेवलेंथ हम निकालेंगे h/m v की वैल्यू रखेंगे तो e√4πε0 r। तो ये वेवलेंथ निकल गई, उसको हमने इसमें रख दिया तो हमें r की वैल्यू निकल जाएगी एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका सफिक्स आप rn रखिए। ये मान के चलिए आप कि जो ऑर्बिट क्लासिकली रदरफोर्ड ने दी है उस ऑर्बिट को अगर हम बोर से कंपेयर करें तो वो बोर की nth ऑर्बिट के इक्वल है, समझ रहे हैं ना आप। तो वो बोर की nth ऑर्बिट अगर है तो इसके लिए हमने ये निकाल लिया। तो यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू रखें तो 2πrn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू n, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए h/me²√4πε0 r। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, देखिए सब क्लियर है। अब आपने कहा कि यहाँ पे भी rn है और यहाँ पे भी rn है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए सबका, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा और सब चीजों का स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक rn से एक rn हट जाएगा, ये 4π² हो जाएगा। ठीक है, rn स्क्वायर है तो ये rn से rn हट जाएगा। तो अब आपके पास rn यानी कि nth ऑर्बिट में जो वो ऑर्बिट क्लासिकल ऑर्बिट ली है उस ऑर्बिट में की रेडियस क्या है उसके लिए फॉर्मूला निकल गया। तो ये आपका आ जाएगा n² h²/n² e²4πε0/4π²। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए और पाई से ये हटा दीजिए, तो n² h²/m²e²π, ये तो आपके rn की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी में v की वैल्यू और r की वैल्यू, दोनों ही वैल्यू आपको पता है, v ये पता है आपको, r ये पता है, तो इनकी वैल्यू रखेंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं, यहीं पे रखते हैं हम वैल्यूज। तो f इज इक्वल टू v की वैल्यू रखिए e/√4πε0 r
और 2 पाई आर की वैल्यू अगर रखें तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, एफ इज इक्वल टू ई अपॉन, देखिए 2 पाई स्क्वायर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी देख लीजिए यहाँ से, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर ई स्क्वायर की पावर होल क्यूब। तो अब हमारी फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करना है, ई अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट N6 H6 एप्सिलॉन नॉट क्यूब, ओके, अपॉन पाई क्यूब M क्यूब e की पावर 6। एक एम यहाँ पे भी था, ठीक है, तो ये m से m कैंसिल हो गया एक, तो स्क्वायर बचा, ओके, और यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा, e अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट। अब देखिए ये हमारा n की पावर 6 है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये n क्यूब हो जाएगा, तो ये बाहर कर देते हैं हम, n क्यूब हो जाएगा, ये h क्यूब हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया तो स्क्वायर हो गया, ये m स्क्वायर है और e की पावर 6 है, तो e की पावर 3 ऊपर चला गया, पाई ऊपर चला गया और m, ओके, इतना समझ में आया, ये चीजें निकल के आई। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हटाते हैं, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसको देखते हैं, तो ये हटा देते हैं, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m पाई e की पावर 4 अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो सकता है तो 2 भी हटा देगा, तो n क्यूब 2 पाई, और एक और स्क्वायर रूट में एक और था 4, तो 4 का बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 पाई से हटा देंगे पाई, n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो फाइनली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये निकल के आएगी। तो फ्रेंड्स इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो 1 अपॉन n क्यूब अगर हम करें और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो m e की पावर 4 अपॉन 8 h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये जो वैल्यू होती है ये होती है e अपॉन h की, ठीक है। जो बोर ने ऑर्बिट दी थी, जो बोर ने ns ऑर्बिट में एनर्जी के लिए रिलेशन दिया था वो था En, क्योंकि माइनस साइन के साथ आया था तो एक माइनस साइन भी लगा सकते हैं हम, और हमने क्या किया है 2 से यहाँ डिवाइड किया है क्योंकि जिससे ये En की फॉर्म में बन जाए, तो दिस 2 और h से भी करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे स्क्वायर है उनके ओरिजिनल जो रिलेशन है, तो यानी कि En की जो वैल्यू थी एक्चुअली में वो थी माइनस के m e की पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो हमने h बाहर निकाल दिया और ये हमारा दिस। तो ये सारा हमने डिटेल में क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आर रेडियस ऑर्बिट, उस वाली आर रेडियस की जो ऑर्बिट है उसमें फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर क्लासिकली एमिट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे दी जाएगी, तो ये रिलेशन ध्यान रखना है। अब हम बोर की थ्योरी में देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, तब उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू बोर न्यू इज इक्वल टू है माइनस के e अपॉन एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये बोर का रेडिएशन है अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट में, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में, ठीक है। तो यानी कि इनिशियल जो स्टेट है वो आपकी n2 है और जो फाइनल स्टेट है वो आपकी n1 है, ठीक है। हमने कहा कि मान लिया जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें जो ni स्टेट है इनिशियल स्टेट है वो मान लिया n है और जहाँ पे वो जंप कर रहा है वो n माइनस पी है, क्योंकि नीचे वाले लेवल में आ रहा है इसलिए माइनस पी का हमने किया है। तो ये हमने मान लिया इनिशियल स्टेट ni, तो इनिशियल स्टेट इसमें कौन सी है n2 और लास्ट जो फाइनल स्टेट है वो है n1, तो न्यू इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एच
1/n माइनस पी का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये फ्रीक्वेंसी एमिट होगी। अब हम इसे देख रहे हैं कि इसमें और इस फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, हमें मेनली ये देखना है। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें। E/h n स्क्वायर माइनस n माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे आप खोलें तो ये आपका होल स्क्वायर खुल जाएगा, यहाँ n स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2np बनेगा। ठीक है, माइनस साइन से अगर रखेंगे तो ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगी आपकी 2np माइनस पी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि ये फ्रीक्वेंसी है बोर के ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से, जो कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में आएगा। यहाँ पे आप ये देखिए, अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। ये इक्वेशन इसके इक्वल तब हो सकती है जब p की वैल्यू तो बहुत कम हो। आप मान लो कि p आपका 1 है और n की वैल्यू बहुत लार्ज हो। ठीक है, तब उस कंडीशन में जब n की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो 2np माइनस पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर वाली टर्म हट जाएगी। 2np के कंपैरिजन में पी स्क्वायर बहुत छोटा होगा। अब मान के चलो ये 1 है और n की वैल्यू आप मान के चलो 300 है। 300 माइनस 1 कुछ पता, 300 इंटू 2 600 माइनस 1 ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। और ज़्यादा बड़ी ले लोगे ऑर्बिट तो और ज़्यादा 400 ले लो आप। n की वैल्यू जितनी लार्ज होगी और ये जो p की वैल्यू है वो जितनी कम होगी, ट्रांजिशन होगा, तो उसमें क्या होगा, जिसकी पूरी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 2np के इक्वल हो जाएगी। नीचे वाले में देखिए n में से p को आपने सब्ट्रैक्ट किया, n की वैल्यू बहुत लार्ज है, p की वैल्यू बहुत कम है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें केवल n ही बचेगा। तो 2np यानी n स्क्वायर इंटू n माइनस पी का होल स्क्वायर, इसे आप नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ये n की पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज अगर हम इसमें रखें तो न्यू की वैल्यू माइनस E/h 2/2p अपॉन n क्यूब के इक्वल निकल के आएगी। ये वाली कंडीशन आ रही है अगर बोर के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये कंडीशन आ रही है अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इन दोनों में ये रिलेशन है कि अगर p की वैल्यू 1 हो जाए, यानी ट्रांजिशन हायर स्टेट से उसकी जस्ट लोअर वाली स्टेट में हो, तब उस कंडीशन में ये देखो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल निकल के आ रहे हैं। तो ये कंडीशन लेकिन आई किस कंडीशन में कि n की वैल्यू बहुत लार्ज होनी चाहिए। तो बोर ने अपने कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल में कहा है कि इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर, यानी जब क्वांटम नंबर बहुत ज्यादा होगा तो क्वांटम फिजिक्स बिहेव्स लाइक क्लासिकल फिजिक्स, यानी क्वांटम फिजिक्स के जो रिजल्ट हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट के इक्वल निकल के आते हैं। ठीक है, और इसी को उन्होंने गाइड बनाया अपने ऑर्बिट की थ्योरी को अच्छे से प्रूफ देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये तो खाली कंडीशन ली हमने कि p इज इक्वल टू 1 है, अगर p की वैल्यू 2 हो 3 हो, ठीक है, मान लिया ट्रांजिशन यहाँ पे आए या इससे नीचे में आए, तो उसी हिसाब से ये रिजल्ट धीरे धीरे करके डिफरेंस आता चला जाएगा। साथ में अगर n की वैल्यू लार्ज ना हो, लो हो, तब ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, n की वैल्यू अगर लो होगी तब उस कंडीशन में क्वांटम रिजल्ट और क्लासिकल रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। ये किस कंडीशन में फॉल होगा, जब n की वैल्यू लार्ज होगी। n की वैल्यू 10,000 कर लीजिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0.01% ही डिफरेंट होगा। ओके, तो ये बोर का कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है। फाइनली बोर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर क्वांटम फिजिक्स गिव्स सेम रिजल्ट एज क्लासिकल फिजिक्स। ओके, इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।